छोटी जरा बोतल दे। छोटी चश्मा पकड़ो, चश्मा पकड़ो। चलो तुम इधर से बैठ जाओ। कमेंट आ गया, शुरू करना। नमस्कार। पथगामिनी के फेसबुक पेज पर आज हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र की जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज भवानी प्रसाद मिश्र जी की जयंती है। 29 मार्च 1913 को भवानी भाई का जन्म हुआ था और 1985 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। मिश्र जी होशंगाबाद मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और दूसरा सप्तक के कवि के रूप में उनकी प्रसिद्धि बनी हुई है। उन्नीस 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ, बंद कर दो उसको, और उसके कवि के रूप में भवानी प्रसाद मिश्र जी हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र जी की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनके कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें याद किया जाता है। 1913 से लेकर 1951 तक का जो समय है, उस बीच में भवानी प्रसाद जी उतने महत्वपूर्ण नहीं हुए थे जितने महत्वपूर्ण वे बाद के दिनों में हुए। एक तरह से कहा जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने दूसरा सप्तक का जब प्रकाशन किया और भवानी भाई को उसके पहले कवि के रूप में उन्होंने उस संग्रह में रखा, तो यह पहला मौका था जबकि भवानी प्रसाद मिश्र को एक स्थापित कवि के रूप में सामने आने का मौका मिला। उस समय तक भवानी जी का कोई संग्रह प्रकाशित होकर नहीं आया था। उनके काव्य संग्रह जो भी आए वे उसके बाद आए, चाहे गीत फरोश नाम का संग्रह हो, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, चकित है दुख, और जिस संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, बुनी हुई रस्सी, ये सारी किताबें उनकी बाद में आईं। वे कवियों के लिए, बाद के कवियों के लिए प्रेरक रहे। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि संजय कुंदन का एक संग्रह है तनी हुई रस्सी। भवानी प्रसाद मिश्र ने बुनी हुई रस्सी नाम का संग्रह लिखा था और संजय कुंदन ने संभवतः वहीं से प्रेरणा ली और तनी हुई रस्सी नाम से अपना काव्य संग्रह सेतु प्रकाशन से उन्होंने प्रकाशित करवाया। आगे चलकर भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवाद से प्रभावित हुए, गांधीवाद के करीब गए। आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए
गांधी जी के सिद्धांतों से वे जितने नज़दीक थे, आज़ाद भारत में भी उन्होंने गांधी जी पर ढेर सारे काम किए। आज हमारे पास गांधी जी का लिखा हुआ, गांधी जी का बोला हुआ इतना सारा है कि लगभग 100 खंडों में गांधी वांग्मय तैयार हुआ और इसके संपादन का काम भवानी प्रसाद मिश्र ने ही शुरू किया था। उन्होंने ही संपूर्ण गांधी वांग्मय का संपादन किया। उनके पास संपादन का बहुत बड़ा अनुभव था। हैदराबाद से जो पत्रिका निकलती थी बद्री विशाल पित्ती की, कल्पना नाम की, वे उसमें संपादन सहयोग करते रहे। सर्वोदय, गांधी मार्ग, ये बहुत पुरानी पत्रिकाएं हैं, आज भी निकलती हैं। गगनांचल भी निकलता है आज। इन पत्रिकाओं में उन्होंने अपना संपादन सहयोग दिया। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व में 3 पक्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक कवि का पक्ष, दूसरा संपादक का पक्ष और तीसरा एक स्वतंत्रता सेनानी का पक्ष। हम लोग आज उन्हें एक कवि के रूप में मुख्य रूप से याद करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो भवानी भाई का एक कवि के रूप में क्या महत्व है, इस पर हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। पहली बात यह है, अगर हम भवानी भाई के अपने बयानों को ध्यान में रखकर बात करें, उनके जो आत्मकथ्य हैं दूसरा सप्तक में, उनका ध्यान रखें और बात करें, तो कुछ बातें पॉइंट वाइज हम कुछ बातें रख सकते हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने लिखा है कि मैं रोज़मर्रा की बातें और रोज़मर्रा के जीवन में मिलने वाले मनुष्यों के बारे में कविता लिखता हूँ। मेरे पास कोई बहुत विशिष्ट बातें नहीं हैं, मेरे पास कुछ अद्भुत कथ्य नहीं है। मैं आम आदमी और आम जिंदगी की बातें अपनी कविता में लिखता हूँ, लिखना चाहता हूँ। यह साहस भरा कथन है कि मेरी कविताएं आप विशिष्ट ना माने, विशेष लोगों की ना माने, कला की किसी खास तरह की ऊंचाई से मेरी कविता को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कविता रोज़मर्रा से पैदा हुई कविताएं हैं। वे अपनी कविता के स्रोत को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ते हैं। जैसे तुलसीदास अपनी कविता के स्रोत को राम की भक्ति से जोड़ते हैं। जिस ज़माने में भवानी भाई कविता के संस्कार प्राप्त कर रहे थे, उस ज़माने में छायावादी कवियों का बोलबाला था। कल्पना की जा सकती है कि 1936 तक छायावाद हिंदी कविता के इतिहास में प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में था। तो 1936 में भवानी भाई की उम्र लगभग 23 बरस की थी। छायावाद का प्रभाव आगे लंबे समय तक रहा। इन सब के बावजूद छायावाद के अत्यंत महत्ता होने के बावजूद जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत, इन तीनों के नाम लेकर भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि मुझे इनकी कविताएं ना तो पूरी समझ में आई
और न मुझे इनकी कविताएं बहुत पसंद आईं। इनकी कविताएं लिखित रूप में देखने में भले अच्छी लगती हों, पढ़ने में ऐसा लगता हो कि कुछ खास बात है, लेकिन मुझे छायावादी कविताएं बहुत पसंद नहीं आईं। यह एक साहस का काम था। प्रसाद निराला पंत ऐसे कवियों के से अपनी असहमति दर्ज करना ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन भवानी भाई ने यह असहमति दर्ज की। उनकी इस असहमति को हम उनका मनमानापन नहीं कह सकते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वे ऐसा कह रहे थे तो मन में कोई बात आई और उन्होंने अपनी बात कह दी, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने निश्चित रूप से छायावादी कवियों के मानदंडों से अलग हटकर कविता रची। उन्होंने एक कविता अपने भीतर के कवि को संबोधित करके लिखी, शीर्षक दिया कवि से, और उसमें 2 लाइन उन्होंने लिखी जो बहुत प्रसिद्ध है, बार बार उद्धृत की जाती है। आप सब लोग उस पंक्ति से परिचित हैं कि जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तो लिख। जिस तरह मैं बोलता हूँ मतलब जनता बोलती है, साधारण लोग बोलते हैं, उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। कविता लिखने के 2 मानदंड भवानी प्रसाद मिश्र इन 2 पंक्तियों में रखते हैं। पहली बात यह कि आम जनता की भाषा में कविता लिखिए, और दूसरी बात यह है कि आम जनता की भाषा को विशिष्ट बनाइए, ताकि वह भाषा आम जनता की भाषा भी लगे और एक खास तरह की काव्य भाषा भी लगे। क्योंकि पहली लाइन में वो कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, आम जनता की भाषा में तुम लिखो। छायावादी कविता आम जनता की भाषा में नहीं लिखी जा रही थी। छायावादी कविता खास तरह की काव्य भाषा में लिखी जा रही थी। तो जो उनकी असहमति थी छायावादी कविता से, उसके विरुद्ध उन्होंने एक अलग ढंग की कविता रचने का संकल्प व्यक्त किया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। हम मतलब साधारण लोग, हम साधारण लोगों से तुम्हें कुछ अलग भाषा लिखनी होगी, कुछ बड़ा बन के दिखना होगा, ताकि हम तुम्हारी कविता को पढ़ते हुए अपने को समृद्ध कर सकें। यह जो द्वंद्वात्मक रिश्ता है कि कवि जनता की भाषा ले और ऐसी भाषा दे जिससे जनता भी कविता का आनंद ले सके। हम लोग भवानी जी की कुछ कविताओं को देखेंगे तो यह बात प्रमाणित होगी कि उन्होंने इस कसौटी पर जाकर ऐसी ऐसी कविताएं लिखी। छायावादी कवियों को केवल भाषा के कारण उन्होंने नापसंद किया था, लेकिन छायावादी कवियों से जो मिलती जुलती अंग्रेजी की कविता थी, मतलब रोमांटिसिज्म की पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री, उसके कवि वर्ड्सवर्थ को भवानी भाई पसंद करते थे। और
विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 ईस्वी में जो एक संग्रह निकाला था लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में उन्होंने कविता की भाषा के संबंध में कई तरह की बातें कही थीं, लेकिन एक बात यह भी कही थी कि अंग्रेजी की क्लासिक पोएट्री क्लासिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि रोमांटिक पोएट्री आम जनता के बीच की भाषा को लेकर चले। उन्होंने ब्राउनिंग का उल्लेख किया है भवानी जी ने, और कहा कि मैं उनकी भाषा संबंधी नीति को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी जनता की भाषा में अपनी बात रखूँ। एक बात और है कि गांधीवादी व्यक्ति अगर सचमुच में गांधीवादी हो तो वह सच्चा होता है। गांधी जी की एक बड़ी विशेषता थी, बहुत बड़ी विशेषता थी, कि सत्य के साथ जो उन्होंने प्रयोग किए थे, सत्य पर टिके रहने का जो संकल्प उन्होंने लिया था, वे अपने दुश्मनों के साथ भी किसी तरह के झूठ का प्रयोग नहीं करते थे। उनके आंदोलनों में से ऐसा कोई हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता है जहां कोई कह सके कि गांधी जी ने अंग्रेजों से भी किसी तरह के झूठ का इस्तेमाल किया हो। वे सत्य पर अपनों के साथ भी अड़े हुए थे और दुश्मनों के साथ भी अड़े हुए थे। भवानी भाई गांधीवादी थे, और राजनीति में ही गांधीवादी नहीं थे, साहित्य के भीतर भी वे सिद्धांतों के मामले में गांधीवादी थे और व्यवहार के मामले में भी गांधीवादी थे। उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं उन्होंने अंग्रेजी में और हिंदी में जब पढ़ी तो उन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि रविंद्रनाथ ने अपनी कविताएं मूल रूप से बंगला में लिखी थी। लेकिन जब 1942 के आंदोलन में भवानी प्रसाद मिश्र गिरफ्तार हुए, जेल में बंद कर दिए गए, तो उन्होंने वहाँ 3 वर्षों में 42 से 45 तक रहे, बंगला सीखी। उन्होंने बंगला सीखने के बाद रविंद्रनाथ की कविताओं का उन्होंने अवगाहन किया, पढ़ा, समझने की कोशिश की, तब जाकर उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर की महत्ता का एहसास हुआ। बहुत गहरा असर पड़ा उन पर। उनके प्रभाव से उन्होंने कुछ कविताएं लिखी और कहा कि अगर इन कविताओं को मैं एक जगह करके छपवाऊं तो उस किताब का नाम मैं अनुगामिनी रखना चाहूँगा, क्योंकि ये कविताएं रविंद्रनाथ की कविताओं के अनुगमन पर लिखी गई हैं। इनका नाम मैं अनुगामिनी रखूँगा। एक तरफ सच्चे मन से रविंद्रनाथ का आभार स्वीकार करना, और दूसरी तरफ यह भी वे कहते हैं कि ईश्वर के बारे में रविंद्रनाथ ने बहुत सारी बातें कही हैं। वे ईश्वर के बारे में अत्यंत रहस्यवादी तरीके से बात करते हैं। मैं नहीं कर सकता। ईश्वर के बारे में बात करने की मेरी आदत नहीं है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत बात करता हूँ। और मैं जो भी बात करूँगा साफ सुथरी बात करूँगा, क्योंकि भवानी भाई भाषा की सफाई पर भी ध्यान दे रहे हैं तो विचार की सफाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। साफ सुथरी बात, ऐसी बात न कहें जो रहस्यवाद के आवरण में ढकी हुई बात हो, समझने में परेशानी हो। वे मिस्टिसिज्म के कवि नहीं थे,
रविन्द्रनाथ टैगोर मिस्टिसिज्म के कवि थे, रहस्यवाद के कवि थे। अपनी भाषा के बारे में एक और बात वे कहते हैं कि मेरी कविता पढ़ जाइए, आपको शायद ही कोई ऐसा शब्द मिले जिसका अर्थ समझने में आपको परेशानी हो। शब्द टप टप टपकते हैं फूल से, सही हो जाते हैं मेरी भूल से। जब मैं कविता में शब्दों को रखता हूं तो वे इसी तरह से स्वाभाविक रूप से आते हैं जैसे हरसिंगार के फूल परिपक्व होकर टप 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 गिरते हैं। और जमीन पर जब गिरते हैं या पौधे पर जब अटकते हैं तो किसी क्रम से वे नहीं गिरते हैं नीचे, लेकिन जब वे नीचे बिछ जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। उन्हें कोई न बिछाता है न कोई सजाता है, वे भूलवश या अनायास सुंदर लगने लगते हैं। भवानी भाई का आशय है कि मेरी कविता के शब्द सायास नहीं आए हैं, स्वाभाविक रूप से आए हैं, और स्वाभाविक रूप से आने के कारण वे सुंदर लग रहे हैं। यहाँ तुलसीदास याद आते हैं कि तुलसीदास जब कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरी, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरी। हिंदी का महानतम कवि कह रहा है कि मेरे पास कविता का कोई विवेक नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास के पास कविता का भरपूर विवेक था। वो यहाँ तक लिखते हैं कि आप नहीं मानिएगा तो सादे कागज पर लिख करके और दस्तखत करके दे रहा हूँ। आप चाहें तो कहीं एफिडेविट करा लीजिएगा, हलफनामा है मेरा ये कि मुझे नहीं आता है कुछ। लेकिन हम सब जानते हैं कि तुलसी को बहुत कुछ आता था, और यह सब वे केवल इसलिए कह रहे थे कि कविता की सहजता बनी रहे। वे यहाँ तक कह देते हैं कि मेरी कविता में कोई गुण नहीं है, केवल एक गुण है कि इसमें राम की भक्ति है। भनिति मेरी गुण रहित विश्व विदित गुण एक। इसमें केवल एक गुण है कि राम की भक्ति है। भवानी भाई भी कहते हैं कि मेरी कविता में एक गुण है कि रोज़मर्रा की जिंदगी से ये कविताएं बनी हैं, कोई महान बात नहीं है। तुलसी भी कहते हैं कि कोई ऐसी विशिष्ट बात नहीं है, राम के भक्त बहुत सारे हैं। उन्होंने यह भी नहीं कहा कहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। बहुत से लोग भक्त हैं, मैं भी भक्त हूँ, और अपनी कविता में कुछ रचने कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कवियों के कुछ अपने दार्शनिक सिद्धांत होते हैं, कुछ वैचारिक मत होते हैं, और कविता लिखने की कुछ टेक्निक होती है। इन तीनों पक्षों पर भवानी जी बहुत साफ सुथरा कहते हैं कि अगर कोई दार्शनिक बात मेरी कविता में है, हालांकि उनकी कविता का स्वभाव दार्शनिकों जैसा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर कुछ है तो अद्वैतवाद है, माने कोई द्वैत नहीं है। और अगर कोई वैचारिकी है, कोई राजनीतिक विचारधारा या सामाजिक विचारधारा अगर कोई है मेरी कविता में, तो वह गांधीवाद के करीब है। और मैंने कविता के लिए भी कोई बहुत साधना नहीं की है कि छंदों की साधना करूं, काव्य शास्त्र की साधना करूं, काव्य गुण और काव्य दोष का ख्याल करूं। मैं
काव्य के संप्रदायों का अवगाहन करूं, जो भी सहज तरीके से कविता में बन पाए वह मैं कहने की कोशिश करता हूं। कुल मिलाकर एक तरह की सादगी और सरलता भवानी भाई के इन कथनों में है। अब हम कविता देखें, कुछ अंश देखूंगा, कुछ अंश पर मैं बात करूंगा, जिससे पता चले कि सचमुच भवानी भाई अपनी कविता में इन बातों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है सतपुड़ा के जंगल। मैं केवल कुछ संकेत कर रहा हूं, ज्यादातर लोग सतपुड़ा के जंगल कविता से परिचित हैं। पहली बात जो ये कही गई थी कि रोजमर्रा की बातें हैं, एकदम साधारण दृश्य रख रहे हैं, कोई अद्भुत दृश्य नहीं रख रहे हैं कि झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख नीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो धसों इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। इस बात पर ध्यान कम गया है कि यह कविता 1950 से पहले की कविता है और प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है। मध्य प्रदेश में यह जो जंगल है सतपुड़ा के क्षेत्र में, उस पर यह कविता है। इसमें जो प्रकृति चित्रण है वह छायावाद की प्रकृति चित्रण से एकदम अलग है। प्रयोगवाद में इस तरह का प्रकृति चित्रण प्रायः नहीं मिलता है। अगर इसकी तुलना की जा सकती है किसी से, तो थोड़ी बहुत तुलना की जा सकती है बादल को घिरते देखा है कविता से। बादल को घिरते देखा है में भी हिमालय के साधारण दृश्य हैं, अप्रस्तुत का प्रयोग करके प्रकृति के विशिष्ट दृश्यों को प्रायः रखा जाता है। जैसे छायावादी कवि कहते थे, अब रात है, रात में नीला आकाश है और उसमें सितारे हैं। तो कामायनी में प्रसाद लिखते हैं कि पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल। रात को वे पगली कह रहे हैं कि ऐ पगली, तूने नीली साड़ी पहन रखी है और ये सितारे जैसे साड़ी में सितारे गुथे हुए होते हैं ऐसे ही लग रहे हैं, और कुछ तारे टूट टूट कर भी गिर रहे हैं, जैसे कोई लड़की सितारों से जड़ी हुई साड़ी पहनकर चल रही हो और उसकी लापरवाही से कुछ सितारे टूट टूट कर गिर रहे हैं। पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरे उठा बेसुध चंचल। देखिए, है तो प्रकृति, लेकिन अप्रस्तुत व्यंजना इसकी इतनी गहरी है, अन्योक्ति इतनी गहरी है, मानवीकरण का इतना संगुम्फित रूप है कि अर्थ निकालने में मेहनत करनी पड़ती है और बहुत तरह से इसमें सोचना पड़ता है, इस कल्पना को थोड़ा खोलना पड़ता है, और उसका अपना वैशिष्ट्य था। लेकिन नई कविता में प्रकृति के चित्रण की प्रवृत्ति घटती गई। भवानी भाई की ये
अकेली एक कविता पर भी अगर हम बात करें तो वे दोनों अपने वादों का निर्वाह कर रहे हैं। जंगल को वे वैसे ही देख रहे हैं जैसे कोई रोजमर्रे के ढंग की चीज को कोई देखता है, साधारण निगाह से। और दूसरा जो उनका वादा है कि मैं साधारण भाषा में अपनी बात कहूंगा, तो वे साधारण भाषा में बात भी कह रहे हैं। अभी जो मैंने अंश पढ़ा उसमें कोई असाधारणता नहीं है, कोई जटिलता नहीं है, कामायनी की तरह की पंक्तियां नहीं है। लेकिन जो तीसरा वादा था उनका, उनकी कसम थी कि फिर भी कविता ऐसी रची जानी चाहिए कि जनता की भाषा में रचते हुए भी उसमें कुछ जोड़ना चाहिए। आप देखिए कि मानवीकरण इसमें भी है। झाड़ ऊंचे और नीचे, ये सीधा चित्र है कि झाड़ियां हैं, कुछ ऊंची हैं कुछ नीची हैं, लेकिन चुप खड़े हैं आंख मीचे। ये झाड़ आंख मीच कर खड़े हैं, आंख बंद करके खड़े हैं। ये मानवीकरण है, लेकिन कोई लंबी कल्पना करके नहीं, साधारण कल्पना करके। नई कविता प्रयोगवाद के लक्षणों को भी लिए हुए थी और प्रगतिवाद से भी जुड़ी हुई थी। इस कविता में जंगल में रहने वाले लोगों का भी जिक्र है। इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर। ये मुर्गा पालतू है, ये तीतर पालतू हैं। आगे लिखते हैं कि इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजनपन के पीछ बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। गोंड जाति का इसमें जिक्र है। ये आदिवासी जाति, मतलब भवानी भाई ने जंगल में तपस्या करने वाले ऋषियों मुनियों को नहीं दिखाया। इसमें कोई कल्पना नहीं की कि जंगल है तो जंगल के बारे में घर बैठे कल्पना कर लो। नागार्जुन ने जो एक कसौटी दे दी थी कि बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। मैंने हिमालय की साफ सुथरी ऊंची चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। लेकिन जब जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे कामायनी में, तो हिमालय को देखे बगैर हिमालय के बारे में लिख रहे थे। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छा। कामायनी का पूरा भूगोल हिमालय का भूगोल है, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने हिमालय को देखा नहीं था। 1936 में कामायनी का प्रकाशन हुआ। शायद उसका जवाब देने के लिए नागार्जुन लिख रहे थे कि बादल को मैंने हिमालय पर गिरते हुए देखा है। अब ध्यान दीजिए कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, और नागार्जुन भी लिखते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर। वहां भी हिमालय की चोटी है, वहां एक चोटी है, और नागार्जुन कहते हैं कि शिखरों पर। नागार्जुन जाकर देख चुके थे कि हिमालय पर एक शिखर नहीं है, बहुत सारे शिखर हैं। और जयशंकर प्रसाद वहां नहीं गए थे, तो वो कहते हैं हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, एक शिखर की बात कर रहे हैं, सबसे ऊंचे शिखर पर। वहां पहुंचकर ये पता लगाना कौन सा शिखर ऊंचा है, कौन सा शिखर नीचा है। खैर, नागार्जुन ने एक कसौटी दे दी थी कि देखो सो लिखो। भवानी भाई भी जो देखते हैं सो लिखते हैं। जब कि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती मक्त करती बास जाती। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनबने जंगल। कुछ ऐसी ही कविता है बसंती हवा। लेकिन बसंती हवा खेत खलिहान की कविता है, वह जंगल की कविता नहीं है, खेत की प्रकृति की कविता है।
और सतपुड़ा के जंगल प्रकृति की कविता है। इस कविता में साधारण मनुष्य अंदर अंदर मौजूद है। मत्त मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक पहला हुआ सा मृत्यु तक मैला हुआ सा, शुद्ध काली लहर वाला मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। जैसे समुद्र के बारे में जानते हो ना कि बहुत सी चीज़ें हैं उसके भीतर, वैसे ही सतपुड़ा के जंगल में भी समुद्र का एहसास है। इसके भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं। भवानी भाई की एक और कविता का जिक्र करना चाहूँगा। वह कविता है गीत फरोश। यह भी दूसरा शतक में है, मतलब 1950 से पहले की कविता है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। यह कविता और बाजार के रिश्ते पर लिखी गई कविता है। गीत लिखना और उसे बेचना, संभवतः उन्होंने यह कविता फिल्म इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर लिखी थी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कविता लिखना, गीत लिखना वो एक काम है, वो एक अलग ढंग का काम है, वह एक स्तर का साहित्यिक कर्म है। लेकिन जिस परंपरा में हम लोग हिंदी की कविताओं को पढ़ते हैं, उस परंपरा ने बाजार और कविता के रिश्ते को हमेशा एक विपरीत रिश्ता माना है। कविता अगर बाजार की हुई तो वह मनुष्य को वह सहारा नहीं दे सकती है जो सहारा देना कविता का मूल धर्म है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसमीमांसा में एक बात लिखी है कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता को खोने का भय रहता है। उसे लगता है कहीं मेरी मनुष्यता खो न जाए। अपनी मनुष्यता को बचाने के लिए वह कविता के पास बार बार आता है। उसे लगता है कि कविता उसकी मनुष्यता की रक्षा करती है। वह कविता को रचता है तो मनुष्यता बचती है, वह कविता को पढ़ता है तो मनुष्यता बचती है। और एक लाइन अंत में शुक्ल जी लिखते हैं कि जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अर्थात मनुष्यों में भी जो जानवर की तरह हैं, उन्हें कविता की तासीर का कुछ भी पता नहीं होता है। भवानी भाई भी अपनी इस कविता में व्यंग के माध्यम से सावधान करते हैं कि कविता को बेचो मत। हिंदी कविता के इतिहास में दरबारी कविता की परंपरा भी रही। आदिकाल में भी लोग थे, रीति काल में भी थे, भक्ति काल में भी कुछ लोग थे, और आज भी कुछ लोग हैं जो दरबारी कविता लिखने की आकांक्षा भी रखते हैं, दरबार में बैठने की भी आकांक्षा रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि कविता से उन्हें लाभ मिल जाए। इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य है यह कविता। जी माल देखिए दाम बताऊंगा। माल देखिए, कविता माल बन गई। राम प्रकाश कुशवाहा का एक संग्रह ही है हंसता हुआ बाजार। उसमें सारी कविताएं बाजार से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यह संग्रह इधर का है।
ये 2018-19 का छपा हुआ संग्रह है। लेकिन यह कविता तो 1950 से पहले की है, जब वे कहते हैं कि कविता को बेचना नहीं चाहिए, कविता को अगर हम बेच देंगे तो कविता का जो अपना काम है वो खत्म हो जाएगा। और यह भी समझाना चाहते हैं कवियों को कि अगर बेचने लायक कविता लिखोगे, अगर कविता तुम्हारी खरीदने लायक हो गई तो फिर कविता से तुम दूर हो जाओगे, तुम्हारी कविता कविता नहीं कहलाएगी, वह किसी के काम भी नहीं आएगी और धीरे धीरे तुम कवि नहीं रह जाओगे। जितेंद्र श्रीवास्तव ने एक बात कही थी कि कुछ कवि लोग कम होते हैं और कुछ लोग कविता के कलाकार होते हैं। वे कविता को कैसे लिखा जाता है इस बात को धीरे धीरे करके सीख लेते हैं, लेकिन सच्चे कवि वे नहीं होते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंधों में सच्चे कवियों, अच्छे कवियों की कुछ पहचान बताई है। उस पहचान पर कायम रहना चाहते हैं भवानी भाई, और बहुत आसान भाषा में, जैसा कि उनका स्वभाव था, बहुत आसान भाषा में इस कविता में वे बार बार ये सब बातें बताते हैं। जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ, जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरें, जैसा गीत चाहिएगा वैसा मैं सुना सकता हूँ। जैसे कोई फेरी वाला हो और सामान बेच रहा हो और प्रचार की भाषा में बात कर रहा हो और समझा रहा हो कि आप पसंद बताइए अपनी, मेरे पास हर तरह का सामान है, मैं आपको सामान की तरह कविता दे दूंगा। एक कविता बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि भवानी भाई का एक पक्ष स्वतंत्रता सेनानी का भी है। उस लिहाज से मैं इस कविता का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। यह कविता है घर की याद। भवानी भाई 1942 से 45 के बीच में जेल में रहे थे। अब देखिए कि माखनलाल चतुर्वेदी भी जेल में रहे थे। कैदी और कोकिला जैसी कविता उन्होंने लिखी, हजारीबाग के जेल में थे वे। भवानी भाई और माखनलाल चतुर्वेदी की जेल कविता में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। उनकी कविता में फिर भी छायावादी तत्व हैं, लेकिन इस कविता में जेल में रहते हुए परिवार की याद आ रही है। देश के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं भवानी भाई, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी की वह कविता एकदम से पॉलिटिकल कविता है। राजनीति को व्यक्त करने के लिए वे अपनी कविता लिख रहे थे, राजनीतिक कैदी थे वे। लेकिन भवानी भाई उस कॉन्ट्रास्ट को आपके सामने रख रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के कारण वे जेल में गए हैं, लेकिन याद कर रहे हैं घर को। लड़ाई से जो भुगतना था वे तो भुगत रहे थे, लेकिन मनुष्य के कई पक्ष होते हैं, जिनमें से एक पक्ष मान लीजिए स्वतंत्रता संग्राम है, तो दूसरा पक्ष उसका अपना घर भी है। जैसे शेखर एक जीवनी पढ़िए, तो शेखर एक जीवनी पढ़ते हुए आपको ये लगेगा बार बार कि शेखर अपने को बता रहा है कि वह क्रांतिकारियों के दल से जुड़ा हुआ है।
लेकिन उस पूरे उपन्यास में किसी तरह के क्रांतिकारी गतिविधि का विस्तार से विवरण नहीं है। उस उपन्यास में शशि से अपने रिश्ते को लेकर शेखर ज़्यादा बातें करता है, या शेखर के मन में जो चल रहा है उनके बारे में ज़्यादा बातें करता है। मनुष्य जटिल विन्यास का प्राणी है। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए जेल जाना, लेकिन कविता के माध्यम से उसका प्रचार न करना, ये भवानी भाई साध रहे थे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। पानी का पड़ना, खूब पानी का पड़ना और घर की याद का आना। राम को भी सीता याद आती हैं जब खूब बादल घिरे हुए हैं, सीता का हरण हो चुका है। अरण्य कांड का यह अंश है कि किष्किंधा कांड का यह अंश है कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। हे लक्ष्मण, ये बादल घिर गए हैं और खूब जोर जोर से गरज रहे हैं। मेरा मन सीता को याद करके डर रहा है कि पता नहीं वो कहाँ होगी। बारिश का होना, दुर्दिन का होना, खराब हो जाना मौसम का, और घर के किसी अपने का घर से बाहर होना, लापता होना या उसका पता न होना। तो मन पर जो बात गुजरती है वहाँ राम पर गुजर रही थी। यहाँ भवानी भाई उसी चीज़ को गुजरते हुए दिखा रहे हैं। एक तरह से हिंदी कविता की उस परंपरा से अपने को जोड़ रहे हैं और जेल में रहते हुए पिताजी को याद कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं उसमें। पिता वाला प्रसंग मैं सुनाना चाहूँगा। पिता पर कम लोगों ने कविताएं लिखी हैं। पिता का प्रसंग देखिए। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी अभी भी एकदम स्वस्थ है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। पिताजी ने आज भी कसरत की होगी, मुगदर उठाया होगा, घुमाया होगा, उसकी मूठ को मिलाया होगा। और यह सब करने के बाद जब वे ऊपर के तल्ले से नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। पानी पड़ रहा है और आंखों के सामने उसी पानी की धारा में जैसे झिलमिलाता हुआ घर दिखाई पड़ रहा है। भवानी भाई ने भावुक तरीके की कविताएं भी लिखी। उस भावुकता का एक अंश यह भी है। नई कविता के जिन कवियों को हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, उनमें भवानी प्रसाद मिश्र का एक बड़ा स्थान है। उनके गीतों को लोग गाते रहे हैं। उनकी संगति निराला जैसे कवियों के साथ भी थी। ठीक है, उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन हिंदी कविता के जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर उस समय मौजूद थे, उन सबसे मिलना जुलना, उनसे सीखना, कवि गोष्ठियों में भाग लेना। निराला की साहित्य साधना भाग 1 में एक घटना का जिक्र है, निराला से मुलाकात का जिक्र है। नई कविता में जिन कवियों को हम रखते हैं
उनमें भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। उत्तर प्रदेश के कवियों की संख्या बड़ी रही है, लेकिन मध्य प्रदेश से हिंदी के बड़े कवियों में संख्या थोड़ी सी कम रही है। लेकिन वह एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से कई कवि अपना स्वरूप लेकर, अपनी पहचान लेकर, अपने ढंग की पहचान लेकर अनेक दौर में मौजूद रहे हैं। जैसे छायावादी दौर में और थोड़ा उससे पहले से माखनलाल चतुर्वेदी थे, लेकिन आप माखनलाल चतुर्वेदी को निराला प्रसाद और पंत के अनुगमन का कवि नहीं कह सकते हैं। उनकी एक अपनी काव्य प्रतिभा है, भवानी भाई की अपनी काव्य प्रतिभा है, राजेश जोशी की अपनी काव्य प्रतिभा है। कहने का आशय यह कि भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी कविता के इतिहास में एक अपने ढंग का व्यक्तित्व रखने वाले कवि हैं। आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने इतना वक्त देकर मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। पथगामिनी फेसबुक पेज की संपादक संचालिका मंजुला श्रीवास्तव जी ने मुझे यह मौका दिया, मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।